अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट किए हैं, तो इसमें हमने स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम वगैरह इनकी ट्रांजिशन मेटल्स वगैरह की, जो कि 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ है, इनमें हमने 3D सीरीज़ के मुख्तलिफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह पढ़ी। इसके यूजेस इन कैटालिटिक एक्टिविटी इनकी पढ़ी, ये कैटलिस्ट के तौर पर किस किस जगह पर इस्तेमाल होते हैं। तो आज हम पढ़ने लगे इनका मैग्नेटिक बिहेवियर कि ये मैग्नेटिक, जैसे कि तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है पैरामैग्नेटिज्म और एक होता है डायमैग्नेटिज्म। ये मैंने आप लोगों को जब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि ये हमने पढ़ी थी 3D सीरीज़ में, जैसे ये एलिमेंट्स मान लेते हैं 3D, और ये 4s2 में हमने पढ़ा था, 4s2 में ये कम्प्लीटली फिल होता है, और ये 3D में 3D1, 3D2, 3D3 और 3D4 आ जाते हैं, बाद का 3D5 तक आ जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि आयरन में इनकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है 3D की, 3D5 वगैरह आ जाते हैं इस तरह। तो ये अब 3D5 की जब पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये जब आता है, इन्हें कहा जाता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो ये पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं, क्योंकि ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब पेयरिंग हो जाए तो उससे कहा जाता है, जैसे कि जिंक का केस आ जाता है, जिंक में 3DXY, 3DYZ, 3DZX, 3DZ² और 4s2 भी कम्प्लीटली फिल होते हैं। तो ये इन्हें कहा जाता है डायमैग्नेटिक, क्योंकि ये होता है डायमैग्नेटिक क्योंकि इनमें पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, पेयर होते हैं। जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे, और जो पेयर होंगे उनमें डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। तो उन्हें डायमैग्नेटिक कंपाउंड कहा जाएगा, डायमैग्नेटिक एलिमेंट, और दूसरों को पैरामैग्नेटिक कहा जाएगा, जो कि जिसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो मैनी ट्रांजिशन एलिमेंट और उनके कंपाउंड जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। जैसे कि हमने पढ़े कि इनमें ज़्यादातर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बहुत ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि स्कैंडियम में हो गया, टाइटेनियम में हो गया, वेनेडियम में हो गया, क्रोमियम में हो गया। द सब्सटेंसेस विच ये बोले अट्रैक्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड से ये अट्रैक्ट होते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मेटल। जो पैरामैग्नेटिज्म होता है ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं, जैसे मैंने आपको लोगों को भी बताया कि और मेटल में, कंपाउंड में, द सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी मैग्नेटाइज्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि फेरोमैग्नेटिक कौन से होते हैं। जिन सब्सटेंस को मैग्नेटाइज किया जा सके, जिनको मैग्नेटाइज किया जा सके, उनको कहा जाता है फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। डायमैग्नेटिक वो होते हैं जिनके अंदर पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स जिनको मैग्नेटाइज किया जा सके। फॉर एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकल और फेरोमैग्नेटिक। और ये आयरन जो होता है, ये आयरन को मैंने बनाया हुआ है 4s2, तो इसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक डायमैग्नेटिक एक पेयर भी है, तो और ये भी पेयर है, लेकिन इसको डायमैग्नेटाइज किया जा सकता है। तो ये फेरोमैग्नेटिक है। इसी तरीके से कॉपर की बात की जाए तो कॉपर का होता है 29, जो कॉपर का जो 29 होता है, कॉपर का 29 होता है 4s2 और 3D2, और ये 3D, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन होता है XY, YZ, ZX, इधर भी और इधर भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये तो 3s में 2 आ जाते हैं, D में ये 2, 3, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो ये 9 बन जाता है। 4s2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो कॉपर का क्योंकि होता है 29, तो 4s2 और ये इसका कॉपर का बन जाता है। फिर इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से, इसको मैग्नेटाइज अब किया जा सकता है, तो इसको कॉपर का यही केस है कि फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर ये शो करता है, फेरोमैग्नेटिक। और निकल भी इसी तरीके से फेरोमैग्नेटिक होता है। सम सब्सटेंसेस इन विच इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ऐसे सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रॉन का इवन नंबर मौजूद है, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, जैसे कि आयरन का होता है 26। फॉर सब्सटेंसेस व्हिच हैव इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एंड हैव पेयर स्पिन्स आर डायमैग्नेटिक, इन्हें फिर डायमैग्नेटिक कहा जाता है। जिनमें अब ये भी हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जैसे कि ये हो गया जिंक हो गया, और वो 28 अगर देखा जाए तो उसमें भी यही होता है। तो जिनमें पेयर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, अब जिसकी बात की जाए 28 वाले की, 28 की अगर बात की जाए तो उसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, और एक 4s2 और 3d8, तो ये डायमैग्नेटिक है। 4s2 3d8 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए 26 की,
जैसे आयरन हो गया तो उसमें भी ये डायमैग्नेटिक है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, तो ये डायमैग्नेटिक भी होते हैं। दे आर स्लाइटली रिपेल्ड बाय, ये थोड़े से स्लाइटली कहा जाता है, थोड़े से, फुल नहीं, जैसे हमने कहा था एक होता है फुल चार्ज, फुल नेगेटिव जो कैटाइन बन जाता है और एनाइन वगैरह बन जाता है, एक होता है पार्शली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो इसमें भी फुल नहीं बन रहा, ये स्लाइटली रिपेल होंगे। द मैग्नेटिक मूवमेंट इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स बाय द इक्वेशन, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट अगर किसी की निकालनी हो तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इधर लिखते हैं, ये होते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट और ये होता है उसके अंडर रूट। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने भी किसी एलिमेंट के अंदर मौजूद हुए वो लिखने हैं n+2, फिर आपने ये लिख देना है जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर हुए। अब जैसे कि अगर बात की जाए इसकी कॉपर की, तो कॉपर का अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना, एक है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसमें हम कॉपर की अनपेयर इलेक्ट्रॉन इधर लिख देते हैं 1 और n की जगह 1+2, तो ये क्या हो जाएगा 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट 2 निकल आई है। अब बात कर लेते हैं इसकी, ये जो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम जो आ जाता है 4s2 3d, फॉर क्रोमियम, वनेडियम जो होता है फिर उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वनेडियम की बात करते हैं तो वनेडियम में क्या होगा, n की जगह 3 लिख देंगे क्योंकि 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 + 3 + 2, तो ये 3 और अंदर आ जाता है 5, 3 5 15, अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 3 15 ये आ जाते हैं। तो ये इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट फिर ये इस तरीके से निकाली जा सकती है। उसके बाद वो कहता है कि अलॉय फॉर्मेशन, इट इज मेजर इन बोर मैग्नेटॉन, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ये किस में मेजर की जाती है मैग्नेटिक मूवमेंट, बोहर मैग्नेटॉन के अंदर मेजर की जाती है बाय मेजरिंग मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट को मेजर करके द नेचर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल कैन बी कैलकुलेटेड, द नेचर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इसे हम ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड का नेचर भी बता सकते हैं, क्योंकि सारी बात है जब हमें ये पता चलेगा कि इतने अनपेयर और ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 चीजें बता सकते हैं, एक ये बता सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, और ये भी बता सकते हैं कि ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करने से हमें जारी बात है n की जरूरत होगी, और n क्या होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। जब हमें ये पता चल जाता है कि ये इतने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो जारी बात है जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर उसका उतना ज्यादा होगा और बोर मैग्नेटॉन भी उतनी ज्यादा आएगी, पहली बात। और दूसरी, जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतनी वैलेंसी शो करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी उतनी ज्यादा होगी। अब जैसे कि ये है +3 है, तो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। क्रोमियम की 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इससे ऑक्सीडेशन स्टेट का भी अंदाजा हो सकता है। अलॉय फॉर्मेशन, अलॉय ये होता है जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि सोल्यूशन क्या होता है कि जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड हो, सॉल्यूट कम मिकदार में, सॉल्वेंट ज़्यादा मिकदार में होता है। तो इसी तरीके से जब 2 मेटल और गैसेज आपस में इकट्ठी होने मिक्सचर ऑफ गैसेज कहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं एम्बियंट एयर, यानी इस हवा के अंदर एम्बियंट एयर होती है, इस हवा में यानी एयर की मिकदार जो है कौन कौन सी कंपोजिशन क्या है इस एयर में, यानी इसमें अंदर आप कौन कौन सी मौजूद हैं गैसेज। तो उसके बाद ये मुख्तलिफ जब गैसेज आपस में इकट्ठी होती हैं तो मिक्सर ऑफ गैसेज होती हैं। इसी तरीके से अलॉय ये होता है जब 2 मेटल आपस में इकट्ठे हो जाए उन्हें अलॉय कहा जाता है, जैसे फिर ब्रास, ब्रॉन्ज वगैरह आ जाते हैं और नाइक्रोम वगैरह आ जाते हैं। ये 3 अलॉय मुख्तलिफ बनाते हैं, 2 मेटल इनके साथ इकट्ठे जुड़े होते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अलॉयज विद ईच अदर, यानी अलॉय बना देते हैं, 2 मेटल आपस में इकट्ठे होकर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेज, ट्रांजिशन एलिमेंट के जो साइजेज होते हैं वो सिमिलर होते हैं। लेने सिमिलर साइज के लेने एंड एटम ऑफ वन मेटल कैन इजीली टेक अप पोजीशन इन क्रिस्टल लैटिस ऑफ द अदर। तो एक मेटल जो होता है वो दूसरे के क्रिस्टल लैटिस के अंदर पोजीशन ऑक्युपाई कर लेते हैं। फर्ज करो मैं कहता हूँ ये प्लेट है कोई भी, इस जैसे कि हमने इंड्यूस फिट मेटल और बायोलॉजी वगैरह में ये पढ़ा जाता है, और इंड्यूस और बायोकेमिस्ट्री वगैरह में इंड्यूस फिट मेटल और दूसरा मॉडल होता है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल कहता है कि फर्ज करो अगर ये कोई चीज़ है तो एज इट इज़ कोई दूसरा जो ये रिएक्टेंट है, एक एंजाइम होता है और एक सबस्ट्रेट होता है, तो ये एज इट इज़ उसी शेप का जो सबस्ट्रेट होगा उसके ऊपर जाकर अटैच होगा, और उसे कहा जाता है इंड्यूस फिट मॉडल। और एक होता है लॉक, ये होता है लॉक एंड की मॉडल, और दूसरा होता है इंड्यूस फिट मॉडल, यानी वो शेप अपनी चेंज कर देता है। फर्ज करो अगर पहले ये शेप थी और हमारा कोई कंपाउंड है, फर्ज करो पहले ये शेप थी ये वाली, और हम कोई कंपाउंड लेकर आते हैं और वो इधर से इस तरह था, और हम कोई कंपाउंड लेकर आते हैं
जिसकी शेप इस तरीके से होती है, दरमियान से इस तरह आ जाती है। तो ये हम अंदर डालेंगे तो ये अपनी शेप उस हिसाब से सबस्ट्रेट जो एंजाइम होगा वो अपनी इस हिसाब से अपनी शेप को चेंज कर लेगा, तब्दील कर लेगा, यानी वो भी इस शेप में आ जाएगा। तो ये आसानी से फिर इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो इसे कहा जाता है इंड्यूस वेस्टर्न मॉडल। तो इसमें भी अब यही कह रहा है कि एक क्रिस्टल लैटिस है, कोई भी क्रिस्टल लैटिस है, तो दूसरा मेटल उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। दूसरे स्पेस की इस तरीके से शेप होगी कि वो दो मेटल आपस में इकट्ठे फर्ज करो एक मेटल को मेल्ट की है और उसका फर्ज करो क्रिस्टल लैटिस बना है। जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल की ग्रोथ वगैरह इस तरह होती है कि आप लोगों ने हीट करना है, फिर एकदम उससे कूल करना है अचानक ही, और इस तरीके से क्रिस्टल वगैरह की ग्रोथ होती है। तो क्रिस्टल लैटिस अगर फर्ज करो हम किसी का बनाते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसमें एक सोडियम होता है वो 6 क्लोरीन के साथ जुड़ा होता है, और एक जो क्लोरीन होता है वो 6 सोडियम के साथ जुड़ा होता है। सीजियम क्लोराइड में हमने पढ़ा था कि एक जो सीजियम होता है वो 8 क्लोरीन के साथ जुड़ा होता है, और एक जो क्लोरीन होता है वो 8 सीजियम के साथ जुड़ा होता है। तो ये सीजियम क्लोराइड और इनके क्रिस्टल लैटिस है। इसी तरीके से इसका जो क्रिस्टल लैटिस होगा, फर्ज करो इसकी जो भी क्यूबिक टाइप शेप है, क्रिस्टल लैटिस इसका बना है कोई भी, तो वो दूसरा मेटल जो होगा वो भी एज इट इज उसके अंदर वो ऑक्यूपाई कर सकता है स्पेस उसकी, जैसे कि चीनी और नमक वगैरह। ये बार वो कह रहे हैं कि दो मेटल आपस में दे फॉर्म सब्स्टिट्यूशनल अलॉयज अमंग देमसेल्व्स। अलॉयज स्टील्स आर मटेरियल्स इन विच द आयरन एटम्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय। वो कहते हैं कि जो स्टील होता है वो किस तरह बनाया जाता है कि आयरन के साथ एटम्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय क्रोमियम, मैंगनीज, निकल। अब उसने कहा कि आयरन के फर्ज पर मुख्तलिफ एटम लगे हुए हैं, ऐसे मैं लिखता हूँ आयरन है, इधर आयरन है, इधर आयरन है, इधर आयरन है। वो कहता है इस आयरन की जगह क्रोमियम, निकल, क्रोमियम आ गया, एक की जगह निकल आ गया और एक की जगह मैंगनीज आ गया। अब इन्होंने इसकी शेप ऑक्यूपाई कर दी आयरन को निकाल के, तो ये अलॉय बन गए, तो ये स्टील हो जाते हैं। आयरन को की जगह क्रोमियम, निकल और मैंगनीज आ गया। अब वो कहते हैं कि 3 ब्रास, ब्रॉन्ज और कॉइनेज अलॉयज आर द बेस्ट अलॉयज। इनसे सिक्के वगैरह भी बनाए जाते हैं। उसके बाद दरवाजों के जो ताले वगैरह होते हैं तो ये भी वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये पायदार होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल वगैरह होते हैं, यानी ये ऐसे होते हैं, ड्यूरेबल वगैरह भी होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। ये जो अलॉयज होते हैं कम सस्ते भी होते हैं और ये पायदार होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती है तो तब जाके ये मेल्ट होते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी इनकी क्वालिटी होती है। दे आर ड्यूरेबल यानी पायदार होते हैं, बहुत अरसे तक ये लॉन्ग लाइफ इनकी चलती है। इसीलिए दरवाज़ों के जो ताले के दरवाज़ों के जो ताले होते हैं वो इतने अरसे से ख़राब नहीं होते। दे आर स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बट हार्ड अलॉयज कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड। सख्त अलॉयज भी बनाए जा सकते हैं और इनको जंग भी नहीं लगता। डू नॉट ग्रूट, जैसे कि आयरन को जंग लग जाता है, क्योंकि जारी बात है अब आयरन की तो ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन साथ हमने मैंगनीज, निकल और क्रोमियम लगा दिया जो कि उसे ऑक्सीडाइज होने से रोकेगी। तो ये मुख्तलिफ होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, बेटर कंडक्टर बट नॉट कंडक्टर अलॉयज कैन बी प्रिपेयर्ड। वो कहते हैं कि ये मेटल के गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे हमने पढ़ा मेटालिक ट्रेंड भी हमने पढ़ा था, जैसे जैसे हम ग्रुप में इस लेफ्ट से राइट मूव करते जाते हैं तो मेटालिसिटी डिक्रीज कर रही होती है। मेटालिक से मेटलॉइड की तरफ जाता है, मेटलॉइड से नॉन मेटालिक की तरफ जाता है। इसी तरीके से कंडक्टर से सेमी कंडक्टर में जाते हैं, सेमी कंडक्टर से फिर वो नॉन कंडक्टर्स की तरफ जाते हैं। तो मेटल के गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब ब्रास और ब्रॉन्ज और नाइक्रोम ये दो होते हैं। अब ब्रास और ब्रॉन्ज इसको याद रखने का क्या तरीका है, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जाता है ब्रास किस से मिलकर बने और ब्रॉन्ज किस से मिलकर बने। तो ये याद रखने का आसान तरीका है ताकि आप लोगों को न भूले ब्रास और ब्रॉन्ज। तो ये मैं इधर लिख देता हूँ ब्रास और इधर है ब्रॉन्ज। अब देखें कि ब्रॉन्ज जो है ये जेड से शुरू हो रहा है। एक चीज तो दोनों में कॉमन है, वो पहले लिख लेते हैं कि कॉपर दोनों में कॉमन है। इसमें भी कॉपर आ रही है, इसमें भी कॉपर आ रही है। अब ब्रास के आखिर में एस आ रहा है और ब्रॉन्ज के आखिर में जेड आ रहा है। तो जिस ये इनका इनवर्स है, वैसे होना चाहिए ये था इसके साथ जिंक होना चाहिए था, लेकिन इसके साथ उन्होंने लिखा है टिन। अब टिन भी एस एन से शुरू हो रहा है और ब्रास भी एस एन से। ब्रास के अंदर एस एन है, टिन है, और ब्रास के अंदर जो ब्रास है उसके साथ जिंक है, जेड एन वाला। हालांकि आपने देख लेना कि जो जिसके साथ ब्रास आ रहा है उसमें टिन नहीं है, एस नहीं है, उसमें फिर जिंक आ रहा है, और जिसमें ब्रॉन्ज आ रहा है उसमें फिर जेड नहीं है, उसमें फिर
एस वाला आ रहा है यानी 10। तो ये आपने याद रखने के लिए बता रहा हूं ताकि ये एमसीक्यूज में अगर पूछेगा। बाकी परसेंटेज का इनका फर्क होता है, डिफरेंस आ सकता है। कॉपर की इधर 60 से 80 तक होती है, इधर कॉपर की 90 से 95% होती है, और टिन की 5 से 10% यानी कम मकदार में टिन, और जिंक जो होता है ये 20 से 40% पाया जाता है। और बाकी नाइक्रोम नाम से ही पता चल रहा है, ये याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। एक निकल है और दूसरा क्रोमियम है, एक निकल और दूसरा क्रोमियम है, और तीसरा जो है वो आयरन है। तो ये इनकी 60% क्रोमियम की, 15% और 25% आयरन की। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि क्रोमियम की कितनी मकदार पाई जाती है नाइक्रोम में। तो 15% निकल की मकदार जो है, और ये याद रखने का आसान तरीका है कि निकल की मकदार ज्यादा पाई जाती है, इसलिए नाइक्रोम में निकल पहले Ni पहले आ रहा है, क्रोम बाद में आ रहा है। क्रोमियम की मकदार कम पाई जाती है 15%, बाकी जो रह गया 25% आयरन है। और इसमें भी मैंने आप लोगों को बता दिया कॉपर की मकदार आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अच्छा क्या होते हैं, ब्रास जो होता है ये कॉपर का एलॉय है, विच सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल, ये इसको जंग नहीं लगता, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से ये आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ताले और चाबी वगैरह बनाने के काम आता है, वाटर टैप्स जो होती हैं टूटियां वगैरह बनाने के काम आते हैं, पाइप हो गया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह होगा, डोर के हैंडल्स, मशीनों के पार्ट्स वगैरह बनाने के काम आता है। इसी तरीके से जो ब्रॉन्ज वगैरह हो गए, ये कॉइन, मेडल, सिक्के, गोल्ड मेडल, बैजेस वगैरह बनाने के काम आते हैं, और बुलेट्स वगैरह गोलियां बनाने के काम आते हैं। डेकोरेटिव आर्टिकल्स भी बनाए जाते हैं। लेकिन जो नाइक्रोम होगा ये इलेक्ट्रिकल हीटर और फिलामेंट ऑफ फर्नेसेस, इलेक्ट्रिक हीटर जो आजकल आ रहे हैं सर्दियों में, एक तो होते हैं गैस वगैरह के ऊपर चलते हैं, और एक होते हैं बिजली के ऊपर इलेक्ट्रिक हीटर्स वगैरह होते हैं। तो वो उसमें भी ये इस्तेमाल होता है, और फिलामेंट्स ऑफ फर्नेसेस में भी इस्तेमाल होता है। तो ये थे इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी और मैग्नेटिक बिहेवियर और इसकी अलॉय फॉर्मेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर और अलॉय फॉर्मेशन हमने डिस्कस की है।